नमस्ते प्रिय छात्रों, आज की इस अवधि में हम जो प्रश्न पत्र नमूना 1 का जो आगे का भाग है, दूसरा भाग जो बचा हुआ है उसका अध्ययन हम करेंगे। वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र नमूना 1 का दूसरा भाग जो है व्याकरण है, उस व्याकरण भाग का हम चर्चा इस अवधि के दूसरे भाग में हम करेंगे। तो चलिए देखेंगे क्या है। पहला, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए रहते हैं, तो उन 4 वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना होता है। तो एक एक प्रश्न के लिए यहाँ पर 1 अंक होते हैं। तो चलिए यहाँ पर वाक्य शुद्ध करेंगे। 39 यानी 39वां प्रश्न है। पहला, सुरेश के चाची जी बीमार पड़े हैं। तो यह वाक्य अशुद्ध है, तो इस अशुद्ध वाक्य को हमें शुद्ध करके लिखना होता है। तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध करते समय आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि किस प्रकार से वाक्य शुद्ध करना है। तो यहाँ पर काल पर ध्यान रखना चाहिए, लिंग ध्यान रखना चाहिए, वचन ध्यान रखना चाहिए और शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द से संबंधित अशुद्धियाँ रहती है, कुछ काल के संबंधित अशुद्धियाँ रहती हैं, तो कुछ वचन और लिंग से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं और कुछ यहाँ पर चिन्हों से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। तो उसके ऊपर हमें ध्यान रखते हुए उस वाक्य को शुद्ध करके लिखना होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। सुरेश के चाची जी बीमार पड़े हैं। तो इसका उत्तर है सुरेश की चाची जी बीमार पड़ी है। दूसरा, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। तो इसका उत्तर है सेब काटकर रोगी को खिलाओ। तीसरा वाक्य, मैं आप पर इज्जत करता हूँ। तो इसका उत्तर है मैं आपकी इज्जत करता हूँ। चौथा प्रश्न, महेश और संगीता हमारे यहाँ आएगा। तो इसका उत्तर है महेश और संगीता हमारे यहाँ आएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए रहते हैं, तो रिक्त स्थान है अंदर बिट्ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನ उचितवाद कारक चिन्हಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ। तो यहाँ पर 4 वाक्य है, तो 4 वाक्यों के लिए यहाँ पर 4 अंक होते हैं। यहाँ पर कोष्टक में ही उत्तर दिए रहते हैं, उनको ही सही वाक्य के साथ जोड़कर हमें रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो पहला प्रश्न, तो यहाँ पर की, के, से और को कारक चिन्ह दिए हैं, तो इन कारक चिन्हों को यहाँ पर वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों के साथ सही जुड़ना है। पहला प्रश्न, राम कैंची डैश कागज काटता है। तो यहाँ पर से कारक जुड़ता है, कारक चिन्ह, तो उससे वाक्य इस प्रकार से पूर्ण होता है, राम कैंची से कागज काटता है। दूसरा प्रश्न, वह अपने गुरु डैश इज्जत करता है। तो यहाँ पर की कारक चिन्ह जुड़ता है, तो वाक्य इस प्रकार से पूर्ण होता है, वह अपने गुरु की इज्जत करता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पीड़ितों डैश दान दो। तो यहाँ पर को कारक चिन्ह जुड़ता है, तो वाक्य इस प्रकार से पूर्ण होता है कि पीड़ितों को दान दो। उसके बाद चौथा प्रश्न, विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे। तो यहाँ पर के कारक चिन्ह जुड़ने से वाक्य इस प्रकार पूर्ण होता है, विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 41वां, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। तो यहाँ पर सूचना के अनुसार हमें वाक्य को बदलना चाहिए, यानी यहाँ पर काल परिवर्तन हमें करना है।
तो यहाँ पर प्रमुख 3 प्रश्न हैं, तो 3 प्रश्न के लिए यहाँ पर 3 अंक होते हैं। तो यहाँ पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में हमें बदलना होता है। तो यहाँ पर काल परिवर्तन करते समय हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए कि हमें कालों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि काल कितने हैं और वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है और भविष्यत काल क्या है, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बताए हैं। तो वर्तमान काल को पहचानने के लिए वहाँ पर चिन्ह है और भूतकाल को पहचानने के लिए था, थे, थी और भविष्यत काल को पहचानने के लिए गा, गे, गी। तो जब भी हमें सूचना के अनुसार काल का परिवर्तन करना है तो पहले दिया हुआ वाक्य कौन से काल में है उसको पहचानना है। उसको पहचानने के बाद आपको क्या सूचना दी गई है, यानी कौन से काल में परिवर्तन करने के लिए कहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। तो यहाँ पर पहचान सकेंगे हम कि यह वाक्य कौन से काल में है। तो अंत में यहाँ पर है तो इसका अर्थ यह वर्तमान काल का वाक्य है। तो इस वाक्य को हमें भूतकाल में बदलने की सूचना दिए हैं। तो चलिए इस वाक्य को हम भूतकाल में बदलेंगे। तो इस प्रकार होगा, राहुल कुंभ मेले में गया था। तो देखिए यहाँ पर भूतकाल में बदलते समय इस वाक्य का अर्थ ही अलग हो गया। तो उत्तर है राहुल कुंभ मेले में गया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। तो यह वाक्य भविष्यत काल का है क्योंकि अंत में गा जुड़ा है। तो इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में बदलने के लिए सूचना दिए हैं। तो हम इसको वर्तमान काल में बदलेंगे। तो उत्तर होगा, इस दिशा में काम शुरू हो रहा है। इस दिशा में काम शुरू हो रहा है अथवा इस दिशा में काम शुरू होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। तो यह वाक्य भूतकाल का है। तो यहाँ पर ने प्रत्यय जुड़ने से वाक्य के अंत में या शब्द का उच्चारण होता है। तो उसी कारण यहाँ पर दिया हुआ जो वाक्य है वह भूतकाल का है और हमें यहाँ पर सूचना दी है कि उस वाक्य को भविष्यत काल में बदलना है। तो देखिए उत्तर क्या होगा, मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। तो यहाँ पर इस वाक्य को हमने भविष्यत काल में बदला तो उसका उत्तर होता है कि मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर 4 मुहावरे हैं। उन 4 मुहावरों के लिए यहाँ पर 4 अंक मिलते हैं। तो यहीं पर रहते हैं, उसको सही तरह से हमें जोड़ना होता है। तो देखेंगे यहाँ पर 42वां प्रश्न है। मुहावरा है इस प्रकार, पहला कूच करना, दूसरा कमर कसना, तीसरा कंचन बरसना, चौथा कलेजा फटना। तो एक और यहाँ पर मुहावरों को दिए रहते हैं और उसी मुहावरों के सामने यहाँ पर उत्तर भी दिए रहते हैं, लेकिन उत्तर यहाँ पर सही नहीं दिए रहते हैं, आगे पीछे यहाँ पर दिए रहते हैं, ऊपर नीचे दिए रहते हैं। उन अर्थ को हमें सही मुहावरे के साथ जोड़कर लिखना होता है। तो जो मुहावरा है उस मुहावरे का अर्थ भी आगे दिए रहते हैं, उनमें से ही सही मुहावरे के साथ सही अर्थ हमें जोड़कर लिखना चाहिए। तो देखिए पहला मुहावरे का अर्थ है, पहला मुहावरा कूच करना। तो इस मुहावरे का अर्थ है प्रस्थान करना। और दूसरा कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। तीसरा कंचन बरसना, इस मुहावरे का अर्थ है आमदनी बढ़ना। और चौथा कलेजा फटना, इस मुहावरे का अर्थ है असहनीय दुख होना। तो इस प्रकार हमें सही अर्थ के साथ मुहावरे को जोड़कर लिखना होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अन्य लिंग रूप लिखिए। तो यहाँ पर अन्य लिंग रूप लिखने के लिए 3 शब्दों को दिए रहते हैं। तो उन 3 शब्दों के
अन्य लिंग रूप हमें लिखना होता है। 3 अंक यहाँ पर हमें आसानी से मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह बात की जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पर जो शब्द दिए रहते हैं, पहले उस शब्द को हमें पहचानना है कि वह शब्द पुल्लिंग है या वह शब्द स्त्रीलिंग है। कि अगर दिया हुआ शब्द पुल्लिंग रहा तो हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, कि दिया हुआ शब्द वहाँ पर स्त्रीलिंग रहा तो हमें वहाँ पर पुल्लिंग शब्द लिखना होता है। तो देखेंगे, पहला सन्यासी। तो यहाँ पर दिया हुआ शब्द जो सन्यासी है वह पुल्लिंग का है, तो इस समय हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो सन्यासी का अन्य लिंग रूप होता है सन्यासिनी। उसके बाद दूसरा है विद्वान। तो विद्वान अभी यहाँ पर पुल्लिंग है, तो उस पुल्लिंग शब्द के लिए हमें स्त्रीलिंग लिखना है, तो इसका अन्य लिंग रूप होता है विद्वान, का अन्य लिंग रूप विदुषी होता है। तीसरा प्रश्न गोप। तो यह गोप है, पुल्लिंग शब्द है, तो इस पुल्लिंग शब्द का हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, यानी अन्य लिंग रूप लिखना है। तो गोप, इसका अन्य लिंग रूप होता है गोपी। उसके बाद अगला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के जगह पर हमें एक ही शब्द लिखना होता है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य में ज़्यादातर इस प्रकार के विषयों की बहुत ही उपयोग होता है, क्योंकि हमें समय का नष्ट नहीं होता है और ज़्यादा परिश्रम भी हमें नहीं करना होता है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न रहते हैं, तो 3 प्रश्नों के लिए यहाँ पर 3 अंक रहते हैं। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है जो दिखाई न दे उसको हम अदृश्य कहते हैं। दूसरा, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। और तीसरा प्रश्न, प्रतिदिन होने वाला जिसे दैनिक कहते हैं। तो इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है। तो इस विषय से संबंधित हमने पिछली क्लास में चर्चा किए हैं, तो उन विषयों पर आप ध्यान दीजिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो इसके लिए 2 अंक हैं। 2 शब्द दिए रहते हैं, उन 2 शब्दों के साथ यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर लिखना है। तो सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? तो हमने पिछली क्लास में बताया है कि शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बताया है कि उपसर्ग कौन से होते हैं, कि हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं, उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं और संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, उसके बारे में हमने बताया है। तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आप आसानी से यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, देखिए, पहला आवश्यक और दूसरा कल्पना शब्द दिए हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बताया है कि इन शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर हमें लिखना है। तो उपसर्ग यानी शब्द के पहले जुड़ता है। तो चलो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। आवश्यक है, तो इस शब्द के साथ हम अति उपसर्ग जोड़ेंगे। तो अति उपसर्ग के जोड़ने के बाद यहाँ पर होता है अति प्लस आवश्यक, उसका अति आवश्यक होता है। तो हमने इस शब्द के साथ अति उपसर्ग को जोड़ दिया, तो उसका पूर्ण अर्थ यहाँ पर अति आवश्यक हो गया। और दूसरा कल्पना। तो कल्पना के साथ हम यहाँ पर प्र उपसर्ग जोड़ते हैं, तो यहाँ पर उसका अर्थ है प्रकल्पना होता है। तो कल्पना के साथ हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिए हैं, तो वहाँ पर प्रकल्पना हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए रहते हैं उन शब्दों में प्रत्यय को जोड़कर ही लिखे रहते हैं। तो हमें यहाँ पर सूचना दिए हैं कि वहाँ पर दिए गए शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पर 2 अंक होते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय यानी शब्द के अंत में जुड़ने वाले होते हैं, उन्हीं को हमें प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं बदलाव और प्रभावित। तो बदलाव में भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है और प्रभावित में भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है।
तो हमें यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसकी पहचान करके हमें यहाँ पर लिखना होता है। उसके लिए हमें यहाँ पर 2 अंक मिल पाते हैं। तो पहला प्रश्न है बदलाव। तो बदलाव में यहाँ पर हमने लिखा है बदल प्लस आव। तो देखिए यहाँ पर प्लस के बाद जो आव आया है तो आव प्रत्यय इस शब्द में हमें देखने के लिए मिलता है। तो बदलाव में आव प्रत्यय है। तो आपको परीक्षा में लिखते समय मैंने जो यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार लिखना है कि बदल प्लस आव। तो आव यहाँ पर प्रत्यय है। उसके बाद दूसरा प्रभावित। तो प्रभावित में इत प्रत्यय है। तो कैसे हम लिखेंगे प्रभाव प्लस इत। तो यहाँ पर इत प्रत्यय है। तो इस प्रकार हम प्रत्यय को अलग करके लिखना चाहिए हमारी वार्षिक परीक्षा में। उसके बाद यहाँ पर छठा प्रश्न है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए रहते हैं, उनमें से हमें एक को लिखना है। तो यहाँ पर कुल 5 अंक के लिए होता है। तो यहाँ पर विषय दिए हैं वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप। दूसरा है योग जो स्वस्थ आरोग्य का मंत्र। और तीसरा है मोबाइल सुविधा या असुविधा। तो यहाँ पर जो भी छात्र प्रबंध लिखना चाहते हैं तो प्रबंध लिखते समय यहाँ पर प्रमुख आपको 3 बातों की जानकारी होना चाहिए कि पहले नंबर पर यहाँ पर प्रस्तावन लिखना है, प्रस्तावन के बाद दूसरे नंबर पर विषय विवरण लिखना है और विषय विवरण के बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर उपसंहार लिखना है। तो जो भी आप प्रबंध को लिखते हैं, जो भी विषय आपको दे देते हैं, तो प्रमुख रूप से आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला प्रस्तावन, दूसरा विषय विवरण और तीसरा उपसंहार। तो इस माध्यम से ही आपको उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखना है? तो मान लीजिए कि यहाँ पर मोबाइल है, तो मोबाइल टाइटल दीजिए। उसके बाद प्रस्तावन में जो मोबाइल से संबंधित जो जानकारी है संक्षेप में लिखिए। और प्रस्ताव लिखने के बाद यहाँ पर विषय निरूपण है। तो विषय निरूपण में क्या आता है कि मोबाइल सुविधा या असुविधा है। तो यहाँ पर सुविधा के बारे में भी यहाँ पर लिखना है। अगर आप सुविधा के बारे में लिख रहे हैं तो आप सुविधा को लिखिए, और असुविधा लिख रहे हैं तो असुविधा का विवरण यहाँ पर देना पड़ता है कि ठीक है, आप यहाँ पर मान लेते हैं कि मोबाइल सुविधा है, तो सुविधा किस कारण है उसको यहाँ पर विषय विवरण देना पड़ता है। अगर असुविधा है तो असुविधा के तहत विषय विवरण यहाँ पर देना पड़ता है। उसके बाद उपसंहार आता है, तो उपसंहार में आपको कंक्लूजन देना पड़ता है कि मोबाइल किस तरह सुविधा है और किस प्रकार लोग उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो प्रिय छात्रों, चाहे आप जो भी प्रबंध के विषय आते हैं तो उस समय पर आपको इन 3 बातों की ध्यान रखकर प्रबंध लिखना है। तो आपको वहाँ पर 5 अंक आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद पत्र लेखन है। तो यहाँ पर चॉइस रहता है, विकल्प रहता है कि आप निबंध लिख सकते हैं अथवा पत्र लेखन लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन क्या है? देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो जो आज की जो ऑनलाइन पढ़ाई है उस ऑनलाइन पढ़ाई का अनुभव का वर्णन करते हुए आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो यह अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र में हम अपने पिता, माता, भाई, बहन, मित्र, सगे संबंधी को जो पत्र लिखते हैं वे ही अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है कि अनौपचारिक पत्र का नमूना कैसा है, उसी के आधार पर आपको इस विषय का विवरण लिखना पड़ता है। तो अनौपचारिक पत्र में यहाँ पर प्रेषक और सेवा में नहीं आता है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर पत्र भेजने वाले का पता और दिनांक लिखना है, और दूसरे नंबर पर हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। अगर पिताजी को लिखते हैं तो उनको पूज्य पिताजी लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें अभिवादन यानी संबोधन देना है, तो प्रिय पिता अथवा प्रिय मित्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर जो विषय है उस विषय का विवरण यहाँ पर हमें लिखना है। उसके बाद 5वें नंबर पर हमें जो पत्र लिखे हैं उसका नाम और हस्ताक्षर देना है। और उसके बाद 6ठे नंबर पर हम जिनको पत्र लिखे हैं
उसका नाम और पता हमें यहाँ पर लिखना है। तो पिछली क्लास में पत्र लेखन से संबंधित हमने जो भी बताया है उसको पढ़ लीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके लिए 5 अंक होते हैं। तो पैसेज राइटिंग, तो यहाँ पर पैराग्राफ दिए रहते हैं, उन पैराग्राफ में से ही संबंधित प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों को पढ़िए और आप उत्तर लिखिए। तो इसके लिए यहाँ पर हमें 5 अंक मिलते हैं। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर, हमारे देश में प्राचीन काल से अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस पर जोर दिया गया है, प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी अनुच्छेद में रहता है, उसको पढ़ना है और आपको लिखना है। तो यह बहुत ही आसानी है। तो प्रिय छात्रों, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर गलती करने की बात नहीं है, क्योंकि उत्तर यहीं पर रहता है, सही उत्तर को ही चुनकर हमें लिखना है। तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है इस प्रकार कि हमारे देश में प्राचीन काल से अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर है, हमारे देश में प्राचीन काल से अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित आहार पर जोर दिया गया है। दूसरा, उपनिषद में क्या कहा गया है। तो उत्तर है, उपनिषद में कहा गया है, अन्न ही हमारे मन का निर्माण करता है। तीसरा प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो उत्तर है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भोजन अथवा आहार यथा योग्य होना चाहिए। चौथा प्रश्न, भारत में आधी से अधिक बच्चे किससे ग्रस्त है। तो इसका उत्तर है, भारत में आधी से अधिक बच्चे कुपोषण से ग्रस्त है, यानी कुपोषण से ग्रस्त हुए हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है, शरीर और मन के लिए हितकारी आहार को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है, शरीर और मन के लिए हितकारी आहार को पथ्य कहते हैं। तो इस प्रकार आसानी से प्रश्न रहते हैं, आप आसानी से अनुच्छेद पढ़िए और उसमें आए हुए प्रश्नों को आप उत्तर लिख दीजिए। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए 5 वाक्य दिए रहते हैं, उन 5 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर कन्नड़ भाषा और अंग्रेजी भाषा में वाक्य दिए रहते हैं, उन कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के वाक्य को आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहते हैं। तो इसके लिए 5 अंक होते हैं। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए कि जितने भी यहाँ पर आपको मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न कोश में, उन सभी अनुवादों को आप कंठस्थ कर लीजिए। उसके अलावा दूसरे प्रश्न नहीं आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು। वी शुड रेस्पेक्ट अवर नेशनल एंथम। तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है, हमें अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया। तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है, भारत में विविधता में एकता को हम देख सकते हैं। भारत में विविधता में एकता को हम देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು। ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। तो इसका अनुवाद है हिंदी में, उनका सम्मान सभी ने किया। उनका सम्मान सभी ने किया। बाद में चौथा प्रश्न है, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವೆಯಾ? आर यू कमिंग विथ मी? तो इसका अनुवाद है, क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो? क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो? तो कृपया छात्र यहाँ पर एक बात की ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो अंग्रेजी में वाक्य दिए हैं वहीं पर शब्द गलत दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कन्नड़ में जो दिए गए हैं वह सही है।
उसी के आधार पर यहाँ पर उसका उत्तर होता है, क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। उसके बाद पांचवा है, ರಾಹುಲನು IAS ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ। ರಾಹುಲ್ क्लियर्ड हिज IAS एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट रैंक। तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है, राहुल ने प्रथम श्रेणी के साथ अपनी भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। तो देखिए, राहुल ने प्रथम श्रेणी के साथ अपनी भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इस प्रकार हमने वार्षिक परीक्षा के नमूने 1 के प्रश्नोत्तरों की चर्चा किए हैं। तो कृपया प्रिय छात्रों, आप लोग इन विषयों पर ध्यान दीजिए, तो आप आसानी से हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरों को आराम से लिख सकते हैं। तो इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि जितना आप पढ़ते हो, जितना आप परिश्रम करते हो, उतना ही आपको आपके भविष्य में लाभ होगा। एक ही बात याद रखिए कि जो कमाकर खाने की उम्र में आप बैठकर खाने की सोचते हैं, तो कल बैठकर खाने की उम्र में हमें भीख मांगना पड़ता है। तो हमारा यह उम्र कमाकर खाने का है, परिश्रम कर कर खाने का है। तो आज आप जो जितने प्रकार से जितना परिश्रम करते हैं, इस परिश्रम का फल जिंदगी में एक न एक दिन आराम से मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर रैदास जी भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, उस ईमानदारी का फल एक न एक दिन आसानी से मिल पाता है। तो आज के लिए इतना बस है। धन्यवाद।